चलो, आज हम जिस महान शख्स को देखने जा रहे हैं वह है छत्तीसगढ़ के प्रथम पत्रकार, पत्रकारिता के जनक। इनके द्वारा बहुत बहुत मतलब महत्वपूर्ण पत्रिका का सृजन किया गया था। उनका नाम है पंडित माधवराव सप्रे। पंडित माधवराव सप्रे का नाम इस देश में एक मतलब जलता हुआ मिसाल है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। और जो इनका जो स्वभाव था बहुत ही सरल सादी, लेकिन उतना ही देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरने वाला भाव था इनके अंदर। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे। अपने जो वक्त था भारत में स्वदेशी आंदोलन 1906, 1905, 1906, 1907 का समय, उन्होंने काफी कुछ ओजस्वी पत्रिकाएं यहाँ पर निकली थी, जिससे अंग्रेजों की सिंहासन डोल गया था। और जो छत्तीसगढ़ मित्र है, जो छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका जिसे बोला जाता है, याद रखेंगे पहली यह मासिक पत्रिका है। छत्तीसगढ़ का अगर पहला समाचार पत्र बोला जाएगा तो वह होगा छत्तीसगढ़ मित्र होगा। और यह कैसी पत्रिका थी? यह मासिक पत्रिका थी। यह अंग्रेजों के लिए बहुत ही मतलब उनके मन को डमाडोल कर दिया था। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय ऐसी ऐसी पत्रिकाएं, ऐसे ऐसे पुस्तकों का सृजन किया जिससे ब्रिटिशों का पूरा बवंडर वहां पर हो गया था। हम यहाँ पर देखते हैं, चूंकि यह प्रखर चिंतक रहे हैं, प्रखर मनीषी रहे हैं, प्रखर समाज सुधार के क्षेत्र में, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो समाज के लिए ही वो कर रहे थे। अपनी प्राणों की इन्होंने जो कोई चिंता नहीं की, बस छत्तीसगढ़ को अपने लेखनी से, अपनी प्रखर विचारों और लेखनी से आजाद कराना है। ऐसा छापना है कि ब्रिटिशों का यहाँ पर बत्ती गुल हो जाए। तो इस तरफ से उन्होंने कई ऐसे लेखनी कार्य किए हैं, कई पुस्तकें लिखी हैं। अब इनमें थोड़ा सा और कुछ शॉर्ट में पहले देख लेते हैं, क्योंकि इनकी सारी पढ़ाई बिलासपुर, रायपुर इन क्षेत्रों में मिडिल स्कूल तक हुई है। आगे की पढ़ाई कलकत्ता में हुई है। फिर उसके बाद इनका विवाह कर दिया गया। विवाह जिनसे हुआ था, इनके जो ससुर थे, ससुर बोला जाता है हिंदी में, तो ससुर थे तो वो थे असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे उस समय। इन्होंने किसी तरह अपने दामाद यानी माधवराव सप्रे को क्या किया कि एक नायब तहसीलदार का पोस्ट दिलाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा दामाद प्रशासनिक विभाग में रहेगा और बेटी को ज्यादा अच्छा आराम रहेगा। तो ये नायब तहसीलदार बन गए थे। तो माधवराव सप्रे के जीवन में एक चीज याद रखना है कि यह नायब तहसीलदार भी रहे थे, लेकिन इनके सिद्धांत, इनके विचार, स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरना, लेखनी में प्रखर योग्यता होने के कारण यह नायब तहसीलदार का पद त्याग दिए। बोले कि नहीं, मेरा सोच कुछ अलग है, मैं करना चाहता हूँ ब्रिटिशों को यहाँ से हटाने के लिए कुछ ऐसा प्रखर लेखनी लिखूंगा, ऐसा समाज सुधार करूंगा कि यहाँ पर अंग्रेजों का राज नहीं होगा। तो ये बहुत कुछ किए हैं अपने समय में। फिर क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर फिर इनकी पत्नी जो थी, जिनका पहला विवाह हुआ था, वो तो देहांत हो गई। फिर इनके बाद कुछ समय के बाद परिवार के द्वारा दूसरा विवाह भी करा दिया गया। दूसरी पत्नी का नाम पार्वती था। तो अब उनका दूसरा विवाह, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां इनके ऊपर बढ़ गई थी। तो उसके बाद क्या किया कि पेंड्रा है, जो छत्तीसगढ़ का पेंड्रा है, वहां पर राजकुमार विद्यालय है, वहां पर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षक का कार्य किया। देखिए, ये अपने जीवन में अंग्रेजी शिक्षण का भी कार्य किए। पर वहां पर भी इनकी जो भावना थी, वो व्यक्तित्व तो ऐसा था कि स्वतंत्रता संग्राम के सारे काम करने हैं। कुछ समय के बाद वहां से भी हट गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके अंदर शिक्षण का कार्य करते करते इनके अंदर जो होता है पत्रकारिता के माध्यम से देश को आजाद कराने का जो भाव होता है, ब्रिटिशों का जो सिंहासन डोला देना वाला भाव होता है, वह चालू हो गया था। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला कदम रखा। छत्तीसगढ़ मित्र की यहाँ पर जो प्रेस है उसकी स्थापना की। कहाँ की? पेंड्रा रोड में की, जो बिलासपुर सिटी है वहां पर पेंड्रा रोड है, वहां पर इन्होंने अपना पहला समाचार पत्र का जो था स्थापना प्रकाशन किया, पेंड्रा रोड बिलासपुर से। तो यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र हो जाता है छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि मासिक पत्रिका थी। और यह 35 पेजों में हुआ करती थी। एक मोटी थी, 35 पेज की हुआ करती थी, जिसमें राइटर्स का नाम रहता था, क्या क्या हर पेज में विचार होंगे, क्या लिखा जाएगा, वह सब कुछ हुआ करता था। इसमें जो सहयोग दिए थे वह थे रामराव चिंचोलकर, मतलब इनके साथ संपादक ही रहे। सुनिए, सबसे पहले इसमें क्या जानना है आपको, जैसे जो यहाँ पे माधवराव सप्रे थे, ये प्रेस चालू करना चाहते थे, छत्तीसगढ़ मित्र चालू करना चाहते थे। तो इनको शुरू में आर्थिक सहयोग कौन दिया या इनका सहयोग कौन दिया? यहाँ पे दिए वामन राव बलीराम लाखे, जिसको प्रोपाइटर बोला जाता है इस छत्तीसगढ़ मित्र का। उनके सहयोग से इस छत्तीसगढ़ मित्र को उन्होंने प्रारंभ किया और प्रकाशन कराया। और इस कार्य में संपादक, सह संपादक की जो भूमिका अदा की है
वह थे रामराव चिंचोलकर। यह प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ मित्र में रामराव चिंचोलकर की भूमिका है कि नहीं, तो है। इन्होंने सह संपादक की भूमिका इसमें निभाई थी। और प्रोपाइटर कौन हो गए जिनके सहयोग से हुआ था, वो हो गया वामन राव बलीराम राठे। 3 लोगों का नाम इसमें बहुत अच्छे प्रमुखता से याद रखना है आपको। अब ये अच्छे से प्रकाशित हो रही थी 3 साल के बाद 1902-1903 के समय आते आते इनमें वित्तीय कमी होने लगी, क्योंकि सारी चीजें वित्त से चलने वाली है। क्योंकि ये करते थे देश के लिए प्रखर काम कर रहे थे, तो लेखनी लिख रहे थे। अब यहाँ वित्तीय कमी होने के कारण ये 1902-03 तक लगभग चला, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन का पहला समाचार पत्र यहाँ पर चालू किया था। छत्तीसगढ़ मित्र के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बने हैं, आए हुए हैं। जो आपका क्वेश्चन बैंक है वहां पर इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 1905 का समय आया, जब 1905 का जो छत्तीसगढ़ मित्र था वो सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। डेट भी पूरा याद रखना है। और जब 1905 का समय आया तब यहाँ पर पूरे भारत में क्या चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। जो यहाँ पर भारत को आजाद कराने के लिए स्वदेशी आंदोलन की यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई थी। इसी समय जो छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन के प्रखर नेता रहे हैं वह रहे हैं माधवराव सप्रे रहे हैं। वह भी यहाँ पर एक पुस्तक लिखे थे, स्वदेशी आंदोलन एवं बायकाट। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस नाम से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन और बायकाट यह किसकी लेखनी है, तो यह सीधे सीधे माधवराव सप्रे की लेखनी है। और यह उसी समय लिखा गया था जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिसका पूरा छत्तीसगढ़ भी उसमें पूरा शामिल था। तो यहाँ से इन्होंने अपनी चीजों को आगे बढ़ाया था। क्योंकि यह पुस्तक इतनी ओजस्वी थी, इस पुस्तक के माध्यम से अंग्रेजों का जो था बत्ती गुल होने वाला था, सिंहासन डोल रहा था। पूरे विश्व में इसने हाहाकार मचा दिया था। स्वदेशी आंदोलन और बायकाट 1905 में चालू हुआ था। अंग्रेज यहाँ पर सारी चीजें दबाने में लगे थे। 1909 आते आते इस पुस्तक को जब्त कर लिया गया था, इसके प्रकाशन को बंद करवा दिया गया था। पुस्तक पूरी तरह से जब्त कर दिया, पूरी तरह से आवाज दबाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। अब आते हैं अगले चरण में। तो यहाँ पर 1905 के ही समय जब इसको बंद कर दिया गया, तो अब यहाँ पर माधवराव सप्रे ने क्या किया, 1905 के समय हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, 1905 का ही समय है, देखिए स्वदेशी आंदोलन का ही यहाँ पर चरण चल रहा है। तो हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली होता है, मंडली जो कई लोगों का समूह होता है, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की जो गठन किए थे 1905 में किए थे। यह प्रश्न आ चुका है कि हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली का स्थापना कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया था। अब इसमें खास बातें कुछ और भी थी जो आपके क्वेश्चन का बहुत बड़ा यहाँ पर एक बनता है कि हिंदी ग्रंथमाला, इसी मंडली के माध्यम में ही, इसी मंडली के छत्र छाया में हिंदी ग्रंथमाला 1905 में प्रकाशित की गई थी। इसमें क्या होता था, इसमें जितने छत्तीसगढ़ के साहित्यकार थे, जितने लेखक थे, कवि थे, उन सारे का एक एपिसोड के हिसाब से छपता था। इसमें एपिसोड धारावाहिक स्टाइल में इसमें ना सब चीज लेख उनके छपते थे। इससे भी अंग्रेज काफी परेशान होते थे, बार बार छपते थे, किसी एक लेखक का छपता था, फिर अगले लेखक का छपता था। मतलब ये ग्रंथमाला, देखो माला मतलब एक सीरियल के हिसाब से चलता था। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी ग्रंथमाला कब छपी थी, 1905 में छपी थी। और किसके द्वारा छपी थी, तो माधवराव सप्रे के द्वारा छपी थी। मंडली भी यहाँ पे देख लिए और ग्रंथमाला भी देख लिए, दोनों एक नाम है। 1905 का समय है। अब आगे देखते हैं, इसमें आते हैं अब इनकी अगली लेखनी हिंद केसरी तो इतनी पावरफुल पत्रिका थी इनकी कि मतलब यह तो अंग्रेजों के तलवे में भी ना सुराग लगा दिया था। हिंद केसरी इतना ज्यादा प्रमुख यहाँ पर ओजस्वी था। ये तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इसने परेशान कर दिया था, अंग्रेजों को हाहाकार लगा दिया था। अब देखिए हिंद केसरी का संबंध कहाँ से हो जाता है, आप जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अच्छे से जानते हैं। तो उनकी थी पत्रिका केसरी, मराठी भाषा में उनकी पत्रिका केसरी छपती थी भारत में, क्योंकि अंग्रेज बाल गंगाधर तिलक से भी काफी परेशान रहते थे। उनकी लेखनी इतनी ओजस्वी हुआ करती थी कि बाल गंगाधर तिलक की जो मराठी भाषा में छपती थी केसरी पत्रिका, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। उनकी मतलब पूरी उधेड़ बुन उसमें कर देते थे और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर ऐसी लेखनी उसमें रहती थी। मतलब काफी परेशान इस पत्रिका से रहते थे। अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया, जेल कर दिया। इसी समय उनको जेल हो गई। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी क्या करते थे, जो माधवराव सप्रे थे, तो बाल गंगाधर तिलक से अनुमति लेकर
नागपुर से ही वहां पर ज्यादा समय देखो इन्होंने नागपुर में बिताया। ये महाराष्ट्रीय भाषा बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये इनका जन्म मध्य प्रदेश में जरूर हुआ था, लेकिन ये महाराष्ट्र के महाराष्ट्रीय भाषा में बहुत ज्यादा काम करते थे, बहुत ज्यादा उनको आता था। तो इन्होंने क्या किया कि बाल गंगाधर तिलक से उन्होंने अनुमति लेके, मतलब तिलक जी कहना चाहिए, तिलक जी मैं आपकी जो केसरी है, केसरी पत्रिका है, मैं उसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे हिंदी भाषा में इसको अनुवाद करके मैं छत्तीसगढ़ और देश में प्रकाशित करना चाहता हूँ। मैं आपके जैसा ही ओजस्वी लेखक हूँ, मुझे इस देश से अंग्रेजों के लिए बहुत कुछ हटाने वाला काम करना है। तो बाल गंगाधर तिलक को तो बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे अनुसार भी तो कोई जीने वाला इस धरती पर है। तो माधवराव सप्रे को उन्होंने अनुमति दी कि बिल्कुल आप मेरी लेखनी को कॉपी करके छाप लीजिए, तो उन्होंने अनुमति दी। अब यहाँ पर अंग्रेज इनकी लेखनी से बहुत परेशान हुए, मतलब सोचिए उनके बारे में लिखा जा रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस टाइप का जो होता है, बहुत सारा उधेड़-बुन करना, परेशान हो गए थे इस लेखनी से। तो यहाँ पर इनको भी जेल कर दिया गया था। वहां पर केसरी के चलते बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था, जो मराठी भाषा में छपती थी नागपुर से, और यही नागपुर से ये भी छापने लगे थे हिंदी भाषा में अनुवाद करके। इससे परेशान होकर अंग्रेजों ने इन्हें भी जेल कर दिया था। तो ये दोनों केसरी थे, तो ये परेशान अंग्रेजी से बहुत हुए थे। अब इसी में जो था, ये जो यहाँ माधवराव सप्रे जो केसरी छाप रहे थे, जिसका नाम हिंद केसरी था, याद रखेंगे केसरी थी गंगाधर तिलक की, और जो हिंद केसरी थी वह थी माधवराव सप्रे की थी, हिंदी भाषा में थी। हिंद केसरी को हिंदी भाषा में याद रखेंगे, और जो केसरी छपती थी तिलक जी की वह थी मराठी भाषा में। तो और जो यहाँ पर जो हिंद केसरी छपी थी सीधे सीधे हिंदी भाषा, हिंद से हिंदी याद रखना है, और माधवराव सप्रे जी को याद रखना है कि उनके द्वारा छपती थी। इसी में कुछ लेख छपते थे, जैसे आप देखते हो आजकल भी पेपर में छपता है, तो पेपर में कुछ लेख छपते हैं, कुछ ऐसे पेज होते हैं जो संपादकीय पेज होते हैं, आप देख रहे हो आजकल भी छप रहे हैं। तो उस समय का क्या थे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होते थे जिसमें लेख छपते थे। उसमें देश की दुर्दशा, बम गोले का रहस्य, काला पानी, ऐसे करके कुछ वहां पर शीर्षक छपते थे, जिससे अंग्रेज यहाँ पर और ज्यादा चिंतित पड़ गए कि अब हमारा क्या होगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे लेख छपने के कारण उनको काफी परेशानी हो रही थी, बहुत दिक्कत में आ गए थे, इनको जेल कर दिया गया यही सब छपने के कारण। बहुत ओजस्वी पत्रिका थी ये, विदेश और देश पूरी दुनिया में इसने हाहाकार मचाकर रख दिया था अंग्रेजों के लिए। आप सोच रहे हो कि तहसीलदार की नौकरी, नायब तहसीलदार की नौकरी छोड़ने के बाद इनका जो रुझान था, यही इनकी सही जगह थी, यही इनकी सही जगह थी। देखो अपनी सही जगह पहचान ली इन्होंने कि मुझे यही इसी क्षेत्र में काम करना है, देश के लिए कुछ करना है, छत्तीसगढ़ को आजाद कराना है। और किस माध्यम से? पत्रकारिता के माध्यम से। और जो पुस्तकें लिखूंगा वह जनता पढ़ेगी और उसके अंदर एक अलग भाव पैदा होगा। जनता को जोड़ने का काम किया। आजादी के लिए बहुत बड़ा काम क्या था? पत्रकारिता का क्षेत्र था। अब देखिए इसके बाद एक यहाँ पे जेल हो गई। यहीं पर जेल से जब इनको रिहा किया गया तो इन्होंने गीता रहस्य जो रचना होती है वह लिखी, क्योंकि गीता रहस्य जो यहाँ पर मराठी जो लेखक हुआ करते थे उनकी यहाँ पर क्या थी, वो अनुवाद करते थे गीता रहस्य जेल से निकलने के बाद। और महाभारत मीमांसा, कुछ ऐसे थे जो मराठी रचनाएं थी उनका इन्होंने अनुवाद करना चालू कर दिया है, जिसका विस्तृत जानकारी मैं अभी देने वाली हूँ उसके बारे में भी। तो यहाँ पर देख रहे हो फिर उसके बाद क्या हुए, ये जबलपुर चले गए। जबलपुर का सीधा संबंध कहाँ क्या हो जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी से हो जाता है। जबलपुर के रहने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी वहां पर इनके शिष्य रहा करते थे। अगर माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य गुरु किसे बोला जाता है, अगर प्रश्न आता है तो वो साहित्यिक गुरु हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ही माखनलाल चतुर्वेदी जी के साहित्यिक गुरु हुआ करते थे। तो अब देखिए क्या हुआ, पत्रकार, ये समय 1919 और 1920 का समय था। 1919 देख रहे हो यहाँ पर रोलेट एक्ट का समय था, जलियांवाला बाग समय यहाँ चल रहा था, और 1920 का था असहयोग आंदोलन का समय चल रहा था। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी और यहाँ पर माधवराव सप्रे जी ने दोनों मिलकर यहाँ पर क्या किए, कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किए। तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कर्मवीर पत्रिका का नाम हम किससे जानते हैं? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं कि उनकी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको जानना होगा कि इससे जुड़े हुए कौन व्यक्ति थे? हमारे छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे जी थे। यह चूंकि असहयोग आंदोलन का यह समय चल रहा था। माखनलाल चतुर्वेदी भी उतने ही प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखक और पत्रकार यहाँ पर हुआ करते थे। दोनों के विचार सेम थे। और इनके जो माखनलाल चतुर्वेदी के मैंने बता दिया था साहित्यिक गुरु कौन थे? माधवराव सप्रे थे। दोनों के ही नाम से यहाँ पर ये पत्रिकाएं
वो मतलब छपने लगी, कर्मवीर पत्रिका। अब देखिए, लेकिन इसके मुख्य संपादक किसको बनाया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को बनाया गया, इसलिए इनके नाम से प्रश्न आता है तो संपादक के रूप में इनका उत्तर लेना पड़ता है। माधवराव सप्रे इनको सहायता दिए और इनको संपादक बनाए। माखनलाल चतुर्वेदी संपादक रहे और माधवराव सप्रे इसको प्रकाशित करवाए थे। इनकी भूमिका बहुत अहम थी यहाँ पर भी। अब देखते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था यहाँ पर, जिसकी डीपली जानकारी मुझे अभी देनी है। कुछ रचनाएं हैं, स्वदेशी आंदोलन बाइकॉट आपने देख लिया है, और उसके बाद हिंदी ग्रंथमाला आपने देख लिया है। हिंदी दासबोध, मैंने बताया था कि संत रामदास, जो मराठी संत थे रामदास, उन्हीं की मराठी रचना को इन्होंने अनुवाद किया हिंदी रामदास में। हिंदी दासबोध नाम से इन्होंने प्रचार किया, जब जेल से निकले थे उस समय पूरी इन्होंने पौराणिक चीजों का अनुवाद किया। तो चलिए हम इनके बारे में और भी डीपली अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको पूरा नोट्स मिलने वाला है। सारी चीजों को आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखने वाले हैं, क्योंकि यह नोट्स पूर्ण रूप से आपके लिए सार्थक सिद्ध होने वाला है, कुछ भी नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र का मैंने एक प्रारूप रखा है, क्योंकि यह आपके क्लास वाले वीडियो में बहुत अच्छे से दिखने वाला है। तो यह 1900 का ही समय था जब छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था। इसमें आपको यहाँ पर वामन राव बलीराम राठे यहाँ पर प्रोप्राइटर के नाम से मिलने वाले हैं, और जो यहाँ पर आप देख रहे हो माधवराव सप्रे इसके संपादक रहे हैं। बहुत ही ओजस्वी पत्रिका रही है, स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहतरीन पत्रिका हुआ करती थी। देख रहे हैं आप, लेखनी का महत्व इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, जो समाज को दशा और दिशा दोनों बदलने का यहाँ पर ताकत रखती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं आगे। मैंने बहुत कुछ बता दिया है, ये डबल क्लास हो गई आपकी। मैंने एक बार पूरा समझा कर बताया है, अब दूसरी बार क्या हो रहा है, लिख कर बताया जा रहा है। देख लीजिए, सबसे पहले पंडित माधवराव सप्रे का एक यहाँ पर फोटो देख लीजिए। इनको पहचानना, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इन्हीं के योगदान, इन्हीं के बलिदान, इन्हीं के बाद छत्तीसगढ़ अपनी नींव पर खड़ा हुआ था। ये नींव के ईंट के पत्थर हैं, इन्हें मानना होगा कि नींव बहुत जरूरी है इस समाज को बढ़ाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ मित्र जो इनका जो प्रकाशित था, उसके यह संपादक थे। अब चलिए माधवराव सप्रे के बारे में यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर पढ़ कर बताया जाएगा, ताकि आपका नोट्स बढ़िया बन जाए। हिंदी भाषा के साहित्यकार एवं पत्रकार, साहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे। पत्रकारिता का क्षेत्र आपने देख लिया, साहित्यिक क्षेत्र भी देख लिया। स्वदेशी आंदोलन और बाइकॉट क्या थी, इनकी पुस्तक थी। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, अगर आपसे प्रश्न यह आया हुआ है, यह प्रश्न आया हुआ अगर फिर दोबारा आता है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो पंडित माधवराव सप्रे को कहा जाता है। यही होंगे जनक, यही होंगे सब कुछ, इन्हीं को आपको आंसर लेना है। फिर प्रखर चिंतक मनीषी, मैंने बहुत विद्वान मनीषी, है ना। मनीषी का मतलब होता है बहुत विद्वान। मनीषी संपादक रहे, संपादक आपने देख लिया, कई चीजों का संपादन किया है। समाज सेवक रहे हैं, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में पूरा योगदान इन्होंने दिया है। और उसके बाद देखते हैं इनका जन्म, देख लीजिए जन्म कहाँ पे हुआ है। 19 जून 1871, 19 जून 1871 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ है। ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश पूरा छत्तीसगढ़ में सब एक था उस समय। कब का है देखिए, 1871, पूरा भारत एक स्टेप से था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सब एक। सीपी था, मतलब सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, मतलब मध्य प्रदेश एवं बरार सब कुछ यहाँ पर शामिल था, कहीं कुछ अलग नहीं था। ये तो 2000 के बाद अलग हुए हैं ना सब, ये सब उस समय सब एक था। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश कह लीजिए, वहां पर इनका जन्म हुआ था पथरिया गांव में। अब आते हैं मृत्यु को भी साथ में याद रखिए, क्योंकि इनका व्यक्तित्व बहुत धनी है। इनके व्यक्तित्व के बारे में तो बिल्कुल मोस्ट पता होना ही चाहिए। मृत्यु हुआ है 23 अप्रैल 1926 को हुआ है, यह 1926 की बातें हैं। अब आते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा इनका कहाँ हुआ, सब आप ही के बीच से इनकी शिक्षा हुई है। जैसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ में रह के, इन्होंने भी वैसे ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा, मिडिल शिक्षा, हायर सेकेंडरी शिक्षा पास की है। देख रहे हैं मिडिल शिक्षा इन्होंने बिलासपुर से पास की, मैट्रिक शिक्षा इन्होंने रायपुर से पास की, और उच्च शिक्षा इन्होंने कलकत्ता से पास की, मतलब जो कॉलेज वगैरह होता है। पर यहाँ पर भी कुछ शिक्षा इनकी अधूरी रह गई थी। क्योंकि यहाँ पर इनका विवाह का समय आ गया था, तो विवाह इनके परिवार के द्वारा इनका विवाह करवा दिया गया। मैंने बताया था इनका जो विवाह हुआ था 1889। देखो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब हुआ है, 1900 में हुआ है। 1900 से एक साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे ना।
छत्तीसगढ़ मित्र छपने से पहले 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी, वहां की बात हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर इनके ससुर थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कराया और पुत्री को विवाह करने के बाद लगा कि मेरा दामाद नायब तहसीलदार बन जाए, तो उन्होंने कुछ ऐसा इनके लिए देखा कि नौकरी पे लाया जाए, तो कुछ अपनी मेहनत से इनको नौकरी दिलाई। लेकिन इसमें जो क्रेडिट मिलता है उनके ससुर को मिलता है, वो क्रेडिट वाले इंसान बिल्कुल नहीं थे। उनको जो भी चाहिए था अपने दिमाग के हिसाब से चाहिए था, अपनी सोच के हिसाब से चाहिए था, क्रेडिट किसी का नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर दोबारा 12 हो गया, तो दोबारा कर लेंगे। दोबारा शिक्षा भी इन्होंने प्रारंभ की, क्योंकि यहाँ पर शादी हो गई पहली, अब ये शिक्षा के लिए दोबारा निकल गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और एलएलबी की उपाधि, वकालत चालू किया, लेकिन वकालत में भी इनका मन नहीं लगा, क्योंकि ये वकालत वाले मतलब लाइन में जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी किसी को देखकर इन्होंने अपनी शिक्षा कर ली थी, लेकिन वहां पर पढ़ाई छोड़ दी, वापस आ गए। फिर इस बीच इनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। अब इनका दोबारा विवाह, मैंने बता दिया था शुरू में कि दोबारा विवाह हुआ था, पत्नी का नाम पार्वती था, दूसरी वाली थी। और अब यहाँ पर उनकी जिम्मेदारियां भी पहले से काफी बढ़ गई थी। अब ये अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अभी इनको क्या करना है, इनके अंदर जो खलबली मस्ती है ना, सोच की खलबली, वैसा इनके अंदर फिर होने लगा। अब क्या करे, अब यहाँ पर आए पेंड्रा में बताई इन्होंने राजकुमार स्कूल है, वहां पर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षक का कार्य किया। एक शिक्षक भी थे ये, इनके जीवन में शिक्षक का भी कार्य इन्होंने किया है। अब आते हैं, अब यहाँ से जो उनकी शुरुआत होती है, यहाँ पर दूसरे विवाह के बाद, अंग्रेजी शिक्षक बनने के बाद अब इनके करियर की शुरुआत यहाँ पर होती है। अब देखिए इनके अंदर बीज का जन्म हो गया है। यहाँ पर से पढ़ाते पढ़ाते समाज सुधार स्वतंत्रता आंदोलन हेतु हिंदी भाषा की सेवा में पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका मन मुड़ने लगा था, समाज सेवा के लिए। चूंकि अंग्रेजों का यहाँ पर समय चल रहा था, सन 1900 की लगभग की बात है। यहाँ पर भारत तो 1947 में आजाद हुआ है, छत्तीसगढ़ भी तब तक गुलाम था, पूरा भारत गुलाम था यहाँ पर। तो इनके अंदर वह स्वतंत्रता वाली बात थी जिसके लिए समाज के लिए इनको अब कुछ कर गुजरना था। अब यहाँ से शुरू होता है इनका पड़ाव। इन्होंने सबसे पहला जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र का इन्होंने स्थापना किया, प्रकाशन किया। किसके सहयोग से? प्रोपाइटर कौन बने थे? वामन राव बलीराम लाखे। यह नाम बिल्कुल याद होना चाहिए जबान पर। तो उनके सहयोग से, उनके प्रोपाइटरशिप से यह स्टार्ट किया गया था। अब देख रहे हैं यह कहाँ, यह सन 1900 की बातें हैं। यह डेट भी, यह वर्ष भी पूरा याद होना चाहिए। यह प्रश्न आ चुका है कि कब प्रकाशन हुआ है, तो सन 1900 में। 4 डेट है आपके ऑप्शन में। फिर जगह से भी नाम पूछा गया, हर लाइन में क्वेश्चन का यहाँ पर आ चुका है। जगह पूछा गया है, कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पेंड्रा रोड, बिलासपुर से, यानी कि सेंट्रल प्रोविजन का हिस्सा था, इसलिए सीपी शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बलीराम लाखे, वामन राव लाखे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। सबके विचार यहाँ पर मिल रहे हैं। सारे संग्रामी लोग, सारे स्वतंत्रता जो संग्राम वाले जो नेता थे, नेतृत्व वाले, सब मिलकर यहाँ पर कार्य किए हैं। अब यहाँ पर चालू हो गया। इसमें सहायक की भी जो भूमिका थी वह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 व्यक्ति इसमें से आपको मोस्ट याद रखना है। रामराव चिंचोलकर इसके क्या थे? सहायक, कार्य करने वाले। एक व्यक्ति से थोड़ी ना चलता है, कोई संस्था है वो 1-2 व्यक्ति से तो नहीं चलता है, कई लोगों की भूमिका होती है इसमें, इसलिए इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण थी उसमें। और भी लोग होंगे, लेकिन 3 लोगों को आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसकी जो छपाई होती थी, छपाई कहाँ से होगी? अब रायपुर से होती थी। इस प्रेस का नाम भी याद रखेंगे, कयूमी प्रेस। कयूमी प्रेस जो थी वो रायपुर में थी, वहां से इसकी छपाई होती थी। यह भी क्वेश्चन अभी तो मैंने देखा नहीं है, पर इस क्वेश्चन में बन सकता है कि जो छत्तीसगढ़ मित्र का जो प्रकाशन छपाई होता था वह कहाँ से होता था? तो कयूमी प्रेस रायपुर से होता था। अब मैंने बताया था कि यह विश्व में काफी ख्याति प्राप्त कर चुका था, जो अंग्रेजों के लिए यहाँ पर हानिकारक भी था यह। अब ये 3 साल तक चला था, 1902 से लेकर 1903 तक, यानी कि 1900 में प्रारंभ हुआ, 1903 तक चला, मतलब 3 साल तक चला, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक कमी होने लगी थी, इसलिए इसको बंद करना। इनकी जीवन की प्रथम कहानी कौन थी? इनके जीवन में प्रथम कहानी थी टोकरी भर मिट्टी। यह टोकरी भर मिट्टी भी क्वेश्चन आ चुका है कि टोकरी भर मिट्टी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है माधवराव सप्रे की। सिर पर एक टोकरी भर मिट्टी रख लो और स्प्रे मार दो। याद कर लोगे? आप कर लोगे ना? कोई भी टोकरी लेके चल रहा है, तुम्हारे गांव में कोई चलते हैं घर तरफ, तो उसके क्या करना है? एक स्प्रे बॉटल ले लेना और स्प्रे मार देना, पूरा मिट्टी गल जाएगा। याद रखने के लिए है, ठीक है ना? याद रहेगा ना? तो टोकरी भर मिट्टी में स्प्रे मार देना, तो माधवराव सप्रे, इस तरह से याद हो जाएगा। या फिर उस टोकरी भर मिट्टी से माधव की मूर्ति बनानी है, ऐसे भी याद कर लेना। तो दोनों रूप में याद होने वाला है। ये टोकरी भर मिट्टी मतलब एक क्या है? ये कहानी है, ऐसी कहानी है
थोड़ी सी बस सुन लो, शॉर्ट में काम आने वाली है भी। कहानी ऐसी है कि यहाँ पर एक माँ और बेटे रहते थे, महिला यानी कि परिवार सहित रहती थी, लेकिन जो महिला थी उसका बस एक बेटा था। तो क्या था कि ये लोग एक घर में रहते थे, लेकिन वहां के जमींदार कुछ इनके ऊपर बकाया राशि थी, तो इसको घर को इनको खाली करवा दिया। खाली करवाने के बाद ये बेघर हो गए, दूसरे घर चले गए। चूंकि ये इनके परिवार वाले खाना पीना छोड़ दिए थे, अपने घर से जो दूर हो जाए मजबूरी से, तो सोचो कि कैसे खाना पीना अच्छा लगेगा, तो खाना पीना छोड़ दिए थे। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो अपने घर को छोड़कर इन्होंने ऐसी कोई छोटी सी जगह में रहना शुरू कर दिया था, जो कि टैक्स वसूली का बोझ जानते हो ना, घर तक गिरवी रखना, आदमी छोड़ दिया घर को। तो अब क्या किए, अब वो जो महिला होती है वह बोलती है कि मैं ठीक है आप लोगों को खाना खिलाऊंगी, मैं उसी मिट्टी से उसी मिट्टी के चूल्हे का उसी मिट्टी से बने हुए चूल्हे से ही खाना खिलाऊंगी जिसका याद आप लोग कर रहे हो। तो वही वो जाती हैं, एक टोकरी भर मिट्टी लेकर आती हैं, वही अपने सिर पर एक टोकरी भर मिट्टी लेकर आती हैं, उसी से चूल्हा बनाती हैं और उसी से फिर बनाकर खाना खिलाती है। चूंकि यह कहानी बहुत लंबी है, चूंकि कहानी है टोकरी भर मिट्टी, एक कहानी है और काफी मोटी हैवी पुस्तक है, लेकिन संबंध क्या चीज था वो मैंने बता दिया है कि काफी बहुत प्रचलित कहानी थी और इनके जीवन की पहली कहानी थी। तो अगर ऐसा प्रश्न मिलता है कि माधवराव सप्रे की जीवन की प्रथम कहानी कौन सी थी या प्रथम लेखनी कौन सी थी, तो लेखनी में आ जाएगा मिट्टी भर टोकरी, टोकरी भर मिट्टी, टोकरी भर मिट्टी। पहले टोकरी रहेगा तब ना मिट्टी रहेगा, ठीक है, टोकरी भर मिट्टी। अब आते हैं 1905 का समय चल रहा है, यहाँ पर देख लो स्वदेशी आंदोलन का समय चल रहा है, भारत पूरा प्रभावित है स्वदेशी आंदोलन के समय। रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ समय चल रहा था, ठीक है, एक वो था ना जनगण मन, इसी में ना उठा था, है ना, गीतांजलि, जो 1905 के समय था, यहाँ पर गीतांजलि वगैरह चल था। भारत में देखना इतिहास में 1905 का समय जो स्वदेशी आंदोलन का समय था, बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक तरफ भारत में थे और दूसरी तरफ यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर माधवराव सप्रे थे यहाँ पर। तो देख रहे हो स्वदेशी आंदोलन एवं बायकाट नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, जो पूरे भारतीयों में खलबली मचाकर रख दी थी, अंग्रेजों के खिलाफ थी यह। अब देखते हैं 1909 के समय क्या हुआ। 1905 में इन्होंने लिखा पुस्तक और इसकी लोकप्रियता देखकर अंग्रेज परेशान, अंग्रेज काफी क्रोधित, बंद करवा दिए, इसके प्रकाशन को रोक लगा दिए, बंद करवा दिए। यहाँ पर होता है यह, जब्त हो जाती हैं सारी पुस्तकें। अब आते हैं 1905 में, इन्होंने उसको बंद होने के बाद फिर क्या किया, यहाँ पर तो प्रतिभा तो रुकने वाली नहीं है ना, इनके रोकने से रुक जाएगी क्या, अंग्रेजों के रोकने से दब जाएगी प्रतिभा, क्योंकि बहुत इन्होंने बहुत ये क्या करते थे, हंटर पद्धति वाले थे, बहुत यहाँ पर जीवित नहीं छोड़ने वाले लोग थे। फिर भी लेखनी को कौन दबा सकता था, तो यहाँ पर फिर इन्होंने लिखा 1905 में। अब यहाँ पर क्या गठन करते हैं एक मंडली की, उसके अंदर कुछ काम होता है। 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशक मंडली, ये इतिहास का विषय है आपका। स्वदेशी आंदोलन के समय कौन कौन लोग क्या क्या काम किए थे, वो यहाँ पर इतिहास का विषय दिखता है। मैंने बताया था आप व्यक्तित्व को पढ़िएगा तो उनकी सारी बातें आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर इतिहास में भी आपको यही रटना पड़ेगा, यहाँ पर भी रटना पड़ेगा, इसलिए आप एक ही जगह रट लीजिए संबंधित व्यक्ति से। हिंदी ग्रंथ प्रकाशक मंडल का इन्होंने गठन किया 1905 में, वर्ष सहित याद रखना है। और इसके अंदर अब क्या होता है कि हिंदी ग्रंथ माला 1906 में यहाँ पर सृजन किया जाता है। इसमें क्या रहता है, इसमें तात्कालिक जो उस समय के लेखक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, रचनाकार हुआ करते थे, उनकी धारावाहिक स्टाइल में बाकायदे 1 by 1 छपती थी इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रंथमाला थी, सबके यहाँ पर लेख छपते थे। अब आते हैं मोस्ट है यहाँ पर पत्रकारिता वाला, आपके बुक में जो पत्रकारिता वाला सेक्शन है वहां पर हिंद केसरी आपको अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि अलग से क्यों पढ़ोगे, एक साथ पढ़ो। हिंद केसरी किसकी है, तो इन्हीं की है, माधवराव सप्रे की है, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उन्हीं का यह हिंदी अनुवाद है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अनुमति ले ली, मैंने बता दिया था। और जो उनकी मराठा थी केसरी, उसका यह हिंदी अनुवाद था, जिसका नाम था हिंद केसरी। हिंदी अनुवाद से याद कर लेना, हिंदी अनुवाद हिंद केसरी किसकी थी, माधवराव सप्रे की थी, पूरी की पूरी अनुवादित थी वह, पूरे बाल गंगाधर तिलक की यह कॉपी थी, मतलब उतना ही ओजस्वी था यह भी। तो इसलिए उनको भी जेल हुआ था इसी समय, इसी पत्रिका के कारण उनको भी जेल हुआ था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक 1906 के समय उनको जेल हो चुकी थी, इसलिए बहुत ज्यादा हानिकारक घातक उनको दिख रहा था, तो सीधे उनको उठाकर जेल में डाल दिए थे। तो जेल में डाले थे, तो उसके बाद जब वो निकले थे 1916 के लगभग, तब क्या शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक, सोचो, होम रूल आंदोलन, याद आया। 1916 के समय निकले थे, तो उधर एनी बेसेंट थी
और इधर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। और अपने छत्तीसगढ़ में कौन थे, माधवराव सप्रे थे इस समय, इनको भी जेल हो गई थी। उधर इंडिया में तिलक जी को और इधर छत्तीसगढ़ में सप्रे जी को, दोनों को जेल हो चुकी थी इसी पत्रिका के लेख के चलते। अब देखिए इस पत्रिका का डेट आपको याद रखना, हिंद केसरी जो छपी थी, प्रकाशित हो रही थी, उसका ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 13 अप्रैल 1907। 1907 का समय है, वर्ष याद रखेंगे 1907। हिंद केसरी का समय है 1907 और समय क्या था, 13 अप्रैल। यह डेट अभी तक नहीं आया है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन के हिसाब से, कब ना कब आपको देखने को यह डेट मिल जाए। तो 13 अप्रैल 1907 को यह हिंद केसरी का प्रकाशन किया गया था नागपुर से, क्योंकि वहां पर केसरी भी नागपुर से प्रकाशित होती थी, हिंद केसरी भी वहीं से प्रकाशित होती थी। अब इसमें जो लेख छपते थे वो तो और बम थे, मतलब नाम ही था बम गोले का रहस्य, अंग्रेजों के एकदम फेंकने वाला था, मतलब अंग्रेजों को तबाह करने वाला लेख था पूरा। उनकी तो पूरी चंडी चढ़ जाती थी अंग्रेजों की इसके पढ़ने के साथ ही। देखो क्या क्या है, काला पानी है एक, है ना, क्या क्या नहीं अंग्रेजों के बारे में लिखा जाता था इसमें। फिर देश की दुर्दशा के बारे में लिखा जाता था। फिर बम गोले का रहस्य, ये तीनों लेख आपको एकदम रट्टम रट्टा याद होना चाहिए। किसमें छपते थे, हिंद केसरी में छपते थे, हिंद केसरी में तीनों लेख छपते थे, ये याद होना चाहिए। और इसको पूछा भी गया है कि बम गोले का रहस्य किसकी लेखनी है, तो माधवराव सप्रे की लेखनी है। देख रहे हो 22 अगस्त 1908 को यह हो गए थे अब पूरी तरह से अच्छे से गिरफ्तार, सारी चीज को देखते हुए यह गिरफ्तार हो गए थे 1908 को। उधर तिलक जी गिरफ्तार, इधर सप्रे जी गिरफ्तार हुए। तो उसके बाद कितना दिन तक गिरफ्तार रखेंगे, फिर उनको रिहा करना पड़ा। रिहा हुए तो उन्होंने फिर गीता रहस्य चालू किया लिखना, जो मराठी भाषा में थी गीता रहस्य, वह लिखना। नीचे है उसकी लेखनी के बारे में, आगे भी उसको दिखाया जाएगा। अब आते हैं, यह जेल से रिहा होने के बाद 1920 का समय था, देख रहे हो, असहयोग आंदोलन का समय चल रहा था भारत में। उतना ही भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग समय था कि कैसे अंग्रेजों से अब निपटा जाएगा, कैसे इनको बाहर निकाला जाएगा। 1920 का समय था, यह कर्मवीर पत्रिका 1920 के समय प्रकाशित की गई थी। तो यह भी याद रखना है कि कर्मवीर पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान। अब देखते हैं 1919 और 1920 का समय देख रहे हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, रोलेट एक्ट चल रहा था, ना दलील ना अपील ना वकील, सुने हो इसको, हाँ, ना दलील ना अपील ना वकील, ऐसा उन्होंने थॉट लगा कर रखा था। जनरल डायर का यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। अब 1920 का उसी के विरोध में बहुत सारे यहाँ पर बैठकें हुई थी, पूरा जो जलियांवाला बाग था वह वहां पर चल रहा था सम्मेलन, वहीं पर जनरल डायर के द्वारा हत्याकांड किया गया था, उसके विरोध में काफी कुछ हुआ था। फिर 1920 का समय यहाँ पर था असहयोग आंदोलन, उसी के कारण स्टॉप हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू होने का भी कारण वही था जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जो अभी मैंने जो बताया कारण, वही 1920 के असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होने का कारण भी वही था। अब देखते हैं यहाँ पर साहित्यिक गुरु माखनलाल चतुर्वेदी के कौन कहे जाते हैं, सीधे सीधे माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे छोटे मोटे चीज नहीं थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। साहित्यिक गुरु अगर वो मानते थे तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं अपना साहित्यिक गुरु माधवराव सप्रे को मानते थे। और माखनलाल चतुर्वेदी को साथ लेकर इन्होंने, ये इसके मुखिया यही थे, माधवराव सप्रे ही थे मुखिया, उन्होंने कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया 1920 में, और उसको संपादक बनाया गया, किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो यहाँ पर आपको जानना होगा ये बहुत अच्छी चीजों को। अब आते हैं यहाँ पर हिंदी राष्ट्रीय मंदिर की स्थापना, यही जबलपुर में रह रहे थे इस समय, तो हिंदी राष्ट्रीय मंदिर की स्थापना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी राष्ट्रीय स्थापना जबलपुर में किसने की थी, तो माधवराव सप्रे ने की थी। अब यहाँ पर देखते हैं एक और इनके साथ फैक्ट जुड़ जाता है, 15वां जो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन, जो कि साहित्यकार हैं, यह पत्रकार हैं, तो साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की थी देहरादून में जब हो रहा था उस समय। तो इसको पूरा का पूरा याद रखना है कि 15वां भी याद रखना है, 15वां अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय विश्व मतलब भारत लेवल पर चल रहा है यह अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, माधवराव सप्रे ने किया था। और यह हो कहाँ रहा था, देहरादून में हो रहा था। अब इनकी जो रचनाएं हैं मैंने एक जगह रख दिया है ताकि रचनाओं से उठने वाले क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाए, ताकि आपको इधर उधर कई स्रोतों पर भटकना ना पड़े, सारी चीज आपको यहाँ पर एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया है। अब देखिए रचनाओं में इनकी देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन और बायकाट,
ठीक है, यह याद हो गया होगा अब तक, और बार बार मैंने बताया है तो ये बिल्कुल याद रहना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट के रचनाकार कौन थे। तो सीधे सीधे हो जाएंगे माधवराव सप्रे। ठीक है, नाम सहित देखना है, स्वदेशी आंदोलन एवं बायकॉट पुस्तक के रचनाकार हो जाएंगे माधवराव सप्रे। उसके बाद आते हैं हिंदी ग्रंथमाला, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, इसी समय बैठक यहाँ पर मंडली का गठन किए थे और उसी में हिंदी ग्रंथमाला की यहाँ पर इन्होंने रचना की थी, जिसमें साहित्यकारों, लेखकों, कवियों सबकी यहाँ पर संकलन होते थे, धारावाहिक तरीके से होते चलते थे। तो हिंदी ग्रंथमाला किसकी रचना है, तो किसकी हो जाएगी, माधवराव सप्रे की। बिल्कुल नाम से बिल्कुल याद रहना चाहिए। 1906 का समय चल रहा था। अब देखिए कुछ अनुवाद इन्होंने किया था, जो मराठी, नागपुर के मराठी भाषा जो महाराष्ट्र है, मराठी भाषा की कई यहाँ पर सृजन थे, उसका उन्होंने क्या किया है, हिंदी अनुवाद किया है। अब देखिए हिंदी अनुवाद कौन कौन सा है, हिंदी दासबोध, क्योंकि हिंदी दासबोध इन्होंने हिंदी में लिखा है इसलिए इसे हिंदी दासबोध बोला जाता है, क्योंकि यह मराठी भाषा की रचना मूल रूप से मराठी भाषा में रचित है। किसके द्वारा, संत रामदास के द्वारा। संत वही संत रामदास है जो शिवाजी के भी गुरु हुआ करते थे। आध्यात्मिक गुरु किसे बोला जाता है, शिवाजी का, संत रामदास को बोला जाता है, मराठी गुरु है। तो उन्हीं की जो रचना थी यहाँ पर दासबोध, देखिए ये उन्हीं की रचना थी दासबोध। शिवाजी के जो गुरु थे मराठी भाषा में लिखे थे दासबोध, उसी का इन्होंने जेल से निकलने के बाद हिंदी में अनुवाद किया था। तो हिंदी दासबोध याद रखना है कौन किया था, माधवराव सप्रे ने किया था। देखिए चीजों को खोल खोल कर मैं समझा रही हूँ ना, मतलब दबी दबी जो समझाते हैं लोग वह नहीं, चीजों को बिल्कुल बच्चों की स्टाइल में समझाता कि वहां पर हर चीज क्लियर है। तो क्लियर हो रही है आप लोगों की। अब देखिए अब आते हैं गीता रहस्य के बारे में। यह बाल गंगाधर तिलक की रचना का हिंदी अनुवाद है। तो गीता रहस्य कभी मूलतः किसकी रचना है, बाल गंगाधर तिलक की है, और हिंदी अनुवाद किसने किया है, माधवराव सप्रे ने किया है। अब आते हैं महाभारत मीमांसा, उसका भी, यह भी मराठी भाषा में थी मूलतः, इसका भी इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। जेल से निकलने के बाद इन्होंने ऐसी रचनाओं का सृजन किया है। अब आते हैं संपादक, सब चीज एक जगह मैंने कर दिया है इसलिए देखना जरूरी है। जो यहाँ पे संपादकीय काम किए, संपादन वाला ना, पत्रकार वाला काम, तो हिंद केसरी देख लिया आपने, 1907 में हुआ है हिंद केसरी। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी केसरी, जो मराठी भाषा में छपती थी, उसी का इन्होंने अनुवाद किया था, उनकी अनुमति के साथ, कॉपीराइट नहीं था, उनकी अनुमति के साथ यहाँ पर अनुवाद हुआ था। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ मित्र तो इन्हीं की थी, छत्तीसगढ़ मित्र भी इन्होंने अपने जीवन का, इनके जीवन का प्रथम समाचार पत्र, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र बोला जाएगा तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र। और यह छत्तीसगढ़ की मासिक पत्रिका थी जो 35 पन्नों की हुआ करती थी। अब इनके कथन है, परीक्षा में कथनों से भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, कथन के बारे में भी उतना ही जानना बहुत जरूरी है। कथन दे देता है और उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं कि यह कथन किसके हैं। ऐसे कथनों को संजो कर रखना है, वन टाइम वाले कथन है जो आपको दोबारा किसी भी जगह पढ़ने को नहीं मिलेंगे, कोई आपको नहीं बताएगा कि इनके जीवन के कथन कौन कौन से थे, इसलिए इसको बहुत संजो कर नोट्स में आपको लिखना है। चलिए माधवराव सप्रे के कथन हम देखने जा रहे हैं कि उनके जीवन काल के ऐसे कौन ओजस्वी कथन हैं जो आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला कथन है कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, फिर जन्म लूंगा। यह कथन अगर किसी का है तो माधवराव सप्रे का है, इस कथन को पूरा याद रखना है। दूसरा कथन है, मैं महाराष्ट्री हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है। वो पूरी रचनाएं महाराष्ट्री भाषा से अनुवाद की है, इसका मतलब मराठी भाषा के अच्छे जानकार हैं। नागपुर में इन्होंने बहुत सारा समय व्यतीत किया है। नागपुर भाषा जो मराठी भाषा होती है उससे यह पूरी तरह से जानकार थे, बोलते भी थे मराठी भाषा, मतलब वहाँ के मराठी भाषा का इन्होंने बखूबी यहाँ पर अनुवाद किया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मैं महाराष्ट्री हूँ, ठीक, जहाँ पे रहोगे तो हूँ, मैं महाराष्ट्री हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है। थे मराठी भाषा के जानकार, चाहते तो मराठी भाषा को ही आगे बढ़ाए होते, लेकिन नहीं, इन्होंने हिंदी को प्राथमिकता दी है। और कहाँ पे दी है, छत्तीसगढ़ राज्य में दी है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको आप लोग अपने जीवन में उतारना। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती है वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। अगर आप या फिर हर विद्यार्थी या हर स्टूडेंट या हर
विद्या के क्षेत्र में रहने वाला है, आध्यात्मिक है ना, उसके अंदर अगर जिस शिक्षा को उसने ग्रहण किया है उस शिक्षा के प्रति क्या होनी चाहिए, अभिमान, स्वाभिमान। अभिमान की बात नहीं कर रहे, स्वाभिमान, शिक्षा का एक इज्जत होता है दिल में, वह जगा कर रखना चाहिए। तो इन्होंने सीधे सीधे वह कथन दिया है जो हर विद्यार्थी को तो बिल्कुल अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती है वह शिक्षा किसी काम की नहीं है, तो इसको बिल्कुल समझना चाहिए। फिर अगला है अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में इन्होंने लिखा है, विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। वो उस समय की बातें लिखी गई थी जब यहाँ पर अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व स्थापित था, तब इन्होंने बहुत बड़े बड़े थॉट्स दिए थे। तो आप यहाँ पर विद्यार्थी हैं तो इस स्वाभिमान की वृत्ति जरूर जगाए रखना है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रखर यहाँ पर व्यक्ति हुआ करते थे, प्रखर साहित्यकार हुआ करते थे, और इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही प्रमुख रहा करती थी। जो बम गोले का रहस्य है और भारत की देश की दुर्दशा है वह तो अंग्रेजों के लिए बिल्कुल सिंहासन डमाडोल करने वाली थी। तो यहाँ पर अंग्रेज काफी इनको दबाने की कोशिश की थी, लेकिन देशभक्ति की भावना कहाँ दब सकती थी। देशभक्ति तो इन्होंने लेखनी से चालू कर दी थी, ये बंद करते थे तो वो चालू करते थे, उधर बंद करते थे तो इधर चालू करते, अगर ये चुप हो जाते थे तो इनके शिष्य चालू हो जाते थे। मतलब भक्ति भावना नहीं रुकती थी। वह प्रखर जो नेतृत्व था वह तो कहीं ना कहीं दीप जल ही जाता था। तो इसलिए सोच इनकी बहुत बड़ी थी और सोच के हिसाब से इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना जो कीर्तिमान था वह स्थापित किया है। तो इस नोट्स को बहुत ही बखूबी एक जगह लिख लीजिए, बहुत काम आने वाली है यह। यहाँ से जगह जगह पर उठने वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, इसको आप उतार लो।